हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी आदिकाल चल रहा था, तो आदिकाल में हम लोग बहुत कुछ जान चुके हैं। लगभग पूरे सिलेबस में जितना भी टॉपिक पढ़ना था सारे को कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब जो हम लोग करने वाले हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न को करने वाले हैं। आदिकाल से संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं सबको मैं लेके आ रही हूँ आपके सामने। तो धीरे धीरे करके मैं लेके आऊँगी। मैं सोची हूँ कि 150 से 200 क्वेश्चन लेके आऊँ आपके लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप सभी अच्छे से जानते होंगे। जो पढ़ाया गया है बस उसी से क्वेश्चन बना हुआ है। तो इस तरह से होगा क्या कि आपका रिवीजन हो जाएगा और बहुत अच्छे से आपको याद भी हो जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का जो प्रथम प्रयास किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? गारसा दत्तासी के द्वारा किया गया, या फिर करीमुद्दीन के द्वारा, या फिर डॉक्टर ग्रियर्सन के द्वारा, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। तो आप सभी इसका आंसर बिल्कुल सही सही लगा दिए होंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा, गारसा दत्तासी। इन्हीं के द्वारा सर्वप्रथम प्रयास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गारसा दत्तासी के ग्रंथ का नाम है, तो गारसा दत्तासी के ग्रंथ का क्या नाम है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, या फिर इस्तवार दाला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी, या तजकीरा ई सुएरा ई हिंदी, या हिंदू साहित्य का इतिहास। तो गारसा दत्तासी के ग्रंथ का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर जो है इसका बी सही हो जाएगा, इस्तवार दाला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। गारसा दत्तासी के ग्रंथ का नाम यही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस्तवार दाला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी किस, यानी यह जो ग्रंथ है किस भाषा में लिखा गया? तो किस भाषा में लिखा गया? हिंदी में लिखा गया, अंग्रेजी में लिखा गया, फ्रेंच में लिखा गया, उर्दू में लिखा गया। तो आप सभी इसका भी आंसर बिल्कुल सही सही लगा दिए होंगे, उम्मीद करती हूँ, जिन्होंने भी वीडियो देखा होगा शुरू से। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंच भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य इतिहास की नींव का पत्थर किसे माना गया है? यानी हिंदी साहित्य के इतिहास की नींव का पत्थर जो माना गया है, तो किस ग्रंथ को माना गया है? पहला ऑप्शन है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, दूसरा है इस्तवार दाला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी, तीसरा ऑप्शन है शिव सिंह सरोज, और चौथा ऑप्शन है मिश्रबंधु विनोद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसी को जो है हिंदी साहित्य इतिहास की नींव का पत्थर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना गया है। तो हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास ग्रंथ माना गया है, तो किसे माना गया है? पहला ऑप्शन है इस्तवार दाला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी, दूसरा ऑप्शन है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, तीसरा ऑप्शन है हिंदी साहित्य का इतिहास, और चौथा ऑप्शन है शिव सिंह सरोज। तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ जो माना गया है, तो किसे माना गया है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसे ही हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार कौन है? तो हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार कौन है? तो कौन है इसमें? गारसा दत्तासी है, या फिर करीमुद्दीन है, या फिर शिव सिंह सेंगर है, या फिर डॉक्टर ग्रियर्सन है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है इसका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, शिव सिंह सेंगर। ठीक है, हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार जो माना जाता है, किसे माना जाता है? तो शिव सिंह सेंगर को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन में सबसे पहले काल विभाजन, प्रवृत्ति निरूपण और मूल्यांकन किसने किया? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सबसे पहले जो काल विभाजन किया गया था, उसके प्रवृत्ति का निरूपण और मूल्यांकन किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? गारसा दत्तासी के द्वारा किया गया, या फिर शिव सिंह सेंगर के द्वारा, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, या फिर डॉक्टर ग्रियर्सन के द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, डॉक्टर ग्रियर्सन के द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक सन 1818 ईस्वी में किस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ? यह जो पत्रिका है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसमें जो है किस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था? तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर ग्रियर्सन की द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, दूसरा ऑप्शन है आचार्य शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर गणपति गुप्त कृत हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा,
डॉक्टर ग्रेशन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ किसने माना? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो है हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ इसे माना गया है, तो किसने माना? पहला ऑप्शन है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, दूसरा है डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त, तीसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और चौथा है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैश्य। तो किसने माना? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, है ना, बी सही हो जाएगा, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य इतिहास का प्रस्थान बिंदु जो कहा जाता है किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य के इतिहास को कहा जाता है, या फिर शिव सिंह सरोज को कहा जाता है, या फिर मिश्र बंधु को कहा जाता है, या फिर मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को कहा जाता है। और ये बताया भी गया, लगभग इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसका आंसर आप सभी जान रहे होंगे, बिल्कुल बताया गया है और आप सभी उम्मीद करती हूँ कि आंसर भी सही सही लगा रहे होंगे। और जो नहीं देखे होंगे इस वीडियो को तो नहीं लगा पा रहे होंगे, लेकिन यकीन मानिए जिन्होंने भी देखा होगा ये वीडियो पहले वाला हिंदी साहित्य के इतिहास का जो इतिहास लेखन परंपरा वाला जो वीडियो है, तो बिल्कुल आप सही सही आंसर लगा रहे होंगे और आपका एक तरह से रिवीजन भी होते जा रहा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु जो कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, शिव सिंह सरोज को कहा जाता है। ठीक है, शिव सिंह सरोज को। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या है, तो इसमें वर्णित कवियों की संख्या कितनी है? 952 है, या फिर 1000 है, या फिर 692 है, या फिर 750 है। तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की जो संख्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 952। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 952 कवियों की संख्या इसमें शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्र बंधुओं में कौन सा नाम सम्मिलित नहीं है? तो मिश्र बंधुओं में कौन सा नाम सम्मिलित नहीं है? श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी, कृष्ण बिहारी। तो मिश्र बंधुओं में कौन सा नाम ऐसा है जो सम्मिलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, कृष्ण बिहारी सम्मिलित नहीं है। बाकी ये तीनों जो हैं श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी, इनका नाम शामिल है और ये तीनों जो हैं भाई हैं। ठीक है, तो कृष्ण बिहारी जो इसमें ये शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया? मिश्र बंधु विनोद में यानी हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया है? 5 या 4 या 3 या 2? तो आप सभी अच्छे से जानते होंगे जो विभाजन किया गया कितने में किया गया है? 5 में किया गया है, 4 में किया गया है, 3 में किया गया या फिर 2 में किया गया है? जल्दी से बताइए। इसका ऑप्शन नंबर जो है सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा 5। ठीक है, और आप सभी जान रहे होंगे कि 5, क्योंकि मैंने बताया भी है कि मिश्र बंधु विनोद द्वारा जो काल विभाजन किया गया है तो 5 भागों में किया गया है। वैसे मैं बता देती हूँ एक बार कि किन किन भागों में किया गया है। 5 भाग जो इनके वह है प्रारंभिक काल है, माध्यमिक काल है, अलंकृत काल है, परिवर्तन काल है, वर्तमान काल है। ठीक है, ये तो इन 5 भागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? तो हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? शिव सिंह सेंगर हैं, या फिर मिश्र बंधु हैं, या फिर वियोगी हरि हैं, या फिर श्याम सुंदर दास हैं? तो हिंदी नवरत्न के जो लेखक हैं वह कौन हैं? जल्दी से बता दीजिए। तो इसके जो लेखक है वह है मिश्र बंधु। ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? ये आप सभी अच्छे से जान रहे होंगे इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। 1917 ईस्वी है, 1918 ईस्वी है, 1919 ईस्वी है, 1929 ईस्वी है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास का जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1929 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का जो सर्वप्रथम प्रयास किया गया था तो किसके द्वारा किया गया था? गाशा दत्तासी के द्वारा किया गया, या फिर डॉक्टर ग्रेशन के द्वारा, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, या फिर मिश्र बंधु के द्वारा? तो हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास जो किया गया था वह किया गया था डॉक्टर ग्रेशन के द्वारा। ठीक है, जॉर्ज ग्रेशन के द्वारा ही सर्वप्रथम प्रयास किया गया था। यह क्वेश्चन शायद रिपीट भी हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉर्ज ग्रेशन ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? जॉर्ज ग्रेशन ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? 6वीं शताब्दी से माना है, 7वीं शताब्दी से माना है, या फिर 8वीं शताब्दी से माना है, या फिर 9वीं शताब्दी से माना है? तो जॉर्ज ग्रेशन ने हिंदी साहित्य का आरंभ जो माना है वह कब से माना है? इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, 8वीं शताब्दी से इन्होंने माना है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को आरंभिक काल के नाम से अभिहित किया है, तो किसने अभिहित किया है? यानी हिंदी साहित्य के आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा? मिश्रबंधु ने कहा, ग्रीशन ने कहा, गाशा दत्तासी ने कहा या फिर शिव सिंह सेंगर ने कहा? तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को आरंभिक काल जो कहा गया, किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, मिश्रबंधु के द्वारा। ठीक है, प्रारंभिक काल आरंभिक काल इन्होंने ही कहा, तो ए नंबर जो है इसका सही हो जाएगा, मिश्रबंधु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य इतिहास के ग्रंथों में काल विभाजन के लिए कितनी पद्धतियां हैं? तो हिंदी साहित्य इतिहास के ग्रंथों में काल विभाजन के लिए कितनी पद्धतियां हैं? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो हिंदी साहित्य इतिहास के ग्रंथों में काल विभाजन के लिए जो पद्धतियां अपनाई गई है, वो जो अपनाई गई है आप सभी अच्छे से जान रहे होंगे। जब मैं काल विभाजन पढ़ाई थी उसमें बताई थी कितने पत्तियों का इस्तेमाल किया गया था और किन किन लेखकों ने किसका अनुसरण किया था। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के ग्रंथों में काल विभाजन के लिए कितनी पत्तियां अपनाई गई थी? इसका ऑप्शन नंबर जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 4 पत्ती थे। ठीक है, प्रथम पत्ती, द्वितीय पत्ती, तृतीय पत्ती और चतुर्थ पत्ती। तो 4 पत्ती अपनाया गया था काल विभाजन के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी के आदिकाल को शीश सामंत युग किसने कहा? तो हिंदी के आदिकाल को शीश सामंत युग जो कहा गया था, तो किसके द्वारा कहा गया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा कहा गया, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया या फिर डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा या फिर महापंडित राहुल संस्कृतानंद के द्वारा? तो हिंदी के यानी हिंदी साहित्य के आदिकाल को यानी हिंदी के आदिकाल को शीश सामंत युग जो कहा गया था, वह कहा गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, महापंडित राहुल संस्कृतानंद के द्वारा। इन्होंने ही कहा था आदिकाल को शीश सामंत युग। ठीक है, ये सभी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है? तो हिंदी साहित्य के आरंभिक काल का जो सर्वाधिक उपयुक्त नाम है वह कौन सा नाम है? वीरगाथा काल है, शीश सामंत काल है, चरण काल है या फिर आदिकाल है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, आदिकाल ही सर्वाधिक उपयुक्त नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में लगभग कितने वर्षों तक के साहित्य पर प्रकाश डाला है? तो आचार्य शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में लगभग कितने वर्षों तक साहित्य पर प्रकाश डाला है? 950 वर्ष या फिर 1000 वर्ष या फिर 1500 वर्ष या फिर 2000 वर्ष? इसका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, 950 वर्ष। ठीक है, 950 वर्ष इसका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। और इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो माना है 950 वर्ष, वो बता देती हूँ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो हिंदी साहित्य का इतिहास है ना, तो उसमें आरंभिक सीमा जो है पूर्ववर्ती इतिहासकारों के यानी कि पहले के जो इतिहासकार थे, तो उसकी अपेक्षा जो है बहुत बाद में इसे स्वीकृत किया गया था। तो स्वीकृत किया गया तो उसमें क्या है कि अंतिम सीमा में सन 1940 से 41 तक जो प्रकाशित कृतियाँ का समावेश किया गया है। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, हिंदी साहित्य के लगभग 950 वर्षों तक के साहित्य पे उन्होंने प्रकाश डाला है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकाल का विशद विश्लेषण करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आदिकाल का विशद विश्लेषण करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सही हो जाएगा, ए पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इन्हीं को श्रेय दिया जाता है आदिकाल का विशद विश्लेषण करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सही हो जाएगा, ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा हिंदी साहित्य के इतिहास को यानी हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल इन्होंने ही कहा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकाल को बीज बपन काल किसने कहा? ये सभी आप सभी बिल्कुल सही आंसर लगा रहे होंगे कि आदिकाल को बीज बपन काल किसने कहा? पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, महाप्रसाद द्विवेदी ने कहा, लक्ष्मी सागर वैश्य ने कहा या फिर राम कुमार वर्मा ने कहा? तो आदिकाल को बीज बपन काल जो कहा गया है वह किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकाल साहित्य का प्रमुख रस क्या है? तो आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या है? शांत है, करुण है, वीर है या हास्य है? तो इसका भी बिल्कुल आप लोगों ने सही आंसर लगाया होगा, ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही हो जाएगा। आदिकाल साहित्य का जो प्रमुख रस है वह वीर रस ही है। और वीर रस में हम लोगों ने पढ़ा भी है रासो काव्य को, जो कि पृथ्वीराज रासो है, बिसलदेव रासो है, ये सब क्या है वीर रस काव्य में ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण का विवेचन किया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण का विवेचन जो किया है तो किसमें किया है? भक्ति काव्य में किया है या फिर रीति काव्य में किया है या फिर वीर गाथात्मक काव्य में या फिर आधुनिक काव्य में? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण में विवेचन किया है वह किया है वीर गाथात्मक काव्य जो हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही हो जाएगा, वीर गाथात्मक काव्य। ठीक है, इसी का उन्होंने विवेचन किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी का सबसे प्राचीन छंद है। तो हिंदी का सबसे प्राचीन छंद जो माना जाता है, किसे माना जाता है? दोहा को माना जाता है, छप्पे को माना जाता है, भैरवी को माना जाता है या सवैया को माना जाता है? तो हिंदी का सबसे प्राचीन छंद जो माना जाता है वह माना जाता है दोहा को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकालीन साहित्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आदिकालीन साहित्य के संबंध में बता दूं आपको कि आदिकालीन साहित्य के संबंध में ये जो कथन है इसमें से सत्य जो है वह यह है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, कि आदिकालीन साहित्य अपभ्रंश भाषा हिंदी में है। आदिकालीन साहित्य क्या है? अपभ्रंश भाषा हिंदी में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं से 8वीं शताब्दी किसने माना? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ जो है 7वीं से 8वीं शताब्दी किसने माना? तो रामचंद्र शुक्ल ने माना, या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, या फिर राहुल संस्कृत्यानंद ने, या फिर पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ जो है 7वीं से 8वीं शताब्दी जो माना गया था वह माना गया था चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही करेंगे और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी से यही मैं कहूँगी कि आप सभी नोट कर लें, और जिन्होंने भी पहले का वीडियो देखा है आदिकाल से शुरू से ही वीडियो, तो उसका बहुत कुछ इस पर रिविजन भी हो गया होगा और बहुत कुछ याद भी हो गया होगा। तो आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक भी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।